हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, फंडामेंटल राइट्स में हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारा जो दूसरा फंडामेंटल राइट था, स्वतंत्रता का अधिकार, वो कंप्लीट हो गया था। तो आज जो हमारी इस टॉपिक की 28वीं क्लास है। तो अब तक की क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं की हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। देन आप इस क्लास को कीजिएगा और अच्छे से आपको ये क्लास समझ आएगी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपने जो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बोलते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल जिसके बारे में आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। तो आज हम अपने इस अधिकार के बारे में जानने वाले हैं कि इसमें किन किन बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आज क्या हम करेंगे? आज हम करेंगे आर्टिकल 23 को, जिसको किस नाम से जानते हैं? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, जो कि किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 23 में आता है। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार बेगार जैसे कि बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंधित है। मतलब आर्टिकल 23 कहता है कि बलात्श्रम हो गया, जिसको हम बेगार बोलते हैं, या फिर दुर्व्यापार हो गया, तो इस प्रकार के और अन्य बलात्श्रम है, तो ये सब इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 के तहत प्रतिबंधित हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यदि इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी जो कानून बनाए गए हैं, यदि किसी भी कानून का कोई भी व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको क्या दिया जाएगा? फिर सजा दी जाएगी, यानी कि ये दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। तो यह जो अधिकार है, कौन सा अधिकार? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का जो अधिकार है, ये निषेध अधिकार, ये चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, दोनों के लिए ये उपलब्ध है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि ये किसी व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये क्या है कि ये नहीं है कि पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए ये राइट है, राज्य के खिलाफ है या फिर व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है ये आर्टिकल। फिर आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि जो मानव दुर्व्यापार है, शब्द में शामिल है। मानव दुर्व्यापार जो है, इसमें क्या क्या शब्द शामिल है, इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द आते हैं? तो पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीदी बिक्री। मतलब चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला हो या फिर कोई बच्चा हो, तो उसको क्या है, जैसे कि खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे यदि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस तरीके से, तो उनकी खरीद बिक्री। तो मानव दुर्व्यापार में ये बातें आती है। दूसरा आता है कि महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। जो महिलाएं होती हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, तो उनका अनैतिक तरीके से यदि हम दुर्व्यापार करते हैं, जैसे कि उनको झूठ बोल के ले आए या फिर उनको वेश्यावृत्ति जैसी ये सब चीज़ें होती हैं इसमें डाल दिया, तो ये सब भी इसके अंतर्गत ही आता है। ये सब भी आर्टिकल 23 के अंतर्गत ही आता है। फिर देवदासी, जो देवदासी होता है, या फिर दास बनाना, किसी को क्या करना, या फिर यदि हम उसको दास बना लेते हैं, तो ये सब क्या आते हैं? ये सब मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आते हैं। इस इसके तहत या इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक निवारण या फिर दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है। तो इसके लिए, इसके तहत संसद ने क्या किया है? ये जो दुर्व्यापार है, इसको क्या करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए संसद ने क्या किया? जो भारतीय संसद है, उसने क्या किया? 1956 अधिनियम बनाया, या फिर हम कह सकते हैं अनैतिक दुर्व्यापार या फिर निवारण अधिनियम 1956 बनाया। ठीक है। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि बेगार का अभिप्राय। अब हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले ये जाना कि
जो मानव दुर्व्यापार होता है उसका क्या मतलब है। अब हम जानेंगे बेगार या फिर बलात्श्रम का क्या अभिप्राय है। ये क्या होता है? बिना परिश्रमिक के काम कराना। ठीक है, बिना परिश्रमिक के काम कराना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान के कार्य कराते थे। मतलब ये इस तरीके का है कि पहले क्या होता था कि जो पहले जमींदार लोग होते थे, तो यदि उन्होंने अपने नौकरों को या किसी भी व्यक्ति को कोई कर्जा दे दिया है ना, तो वो क्या करते, कर्जा तो लेते नहीं थे कि वापस कर्जा लौटा देंगे कि इस टाइम पीरियड तक या ऐसे, लेकिन उसके बदले वो क्या करते थे, उनको काम कराते रहते थे, उनसे काम कराते रहते थे, लेकिन उनको कोई भुगतान नहीं करते थे। ठीक है, आई होप इतने बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। इसके तहत ही जो अनुच्छेद 23 है, आर्टिकल 23 है, बेगार के अलावा जो बलात् श्रम के जो अन्य प्रकार हैं, और जैसे बंधुआ मजदूरी वगैरह, इस पर भी क्या करता है, रोक लगाता है आर्टिकल 23। ठीक है, यदि ऐसा कुछ है तो आप कह सकते हैं कि आपका शोषण हो रहा है और आप आर्टिकल जो 23 है आपका वो हार्म का हो रहा है, तो उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के अगेंस्ट आप न्यायालय या फिर अपने जो आपके आसपास जो भी कोर्ट है वहाँ जा सकते हैं, आप कानून का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? बलात् श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। तो बलात् श्रम जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप उसके इच्छा के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, उससे कार्य करा रहे हैं, उससे कार्य ले रहे हैं। बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है। जो बलात् श्रम है उसमें केवल शारीरिक और कानूनी जो बलात् है यही स्थिति शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। मतलब इसमें यह नहीं है कि कोई कानूनी या शारीरिक ही आपके साथ कोई आपको हार्म कर रहा है, इसमें क्या भी शामिल है, आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न जो बाध्यता है, मतलब कि आपकी मजबूरी है कहीं भी, यदि कोई भी मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, तो मजदूरी जैसे 500 रुपये दिन की होती है किसी भी मजदूर की, एज एग्जाम्पल समझिएगा, तो उसके साथ क्या कराया जा रहा है, उसको 200 या 300 रुपये में ही मजबूरी में या फिर किसी प्रेशर में उससे काम कराया जा रहा है, तो ये भी इस बलात् श्रम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें कहा गया है, बताया गया है, इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और सामान्य परिश्रमिक अधिनियम 1976 बन गए। तो इसके तहत क्या किया गया कि कुछ अधिनियम बने जिससे लोगों को इस तरीके से जो हार्म करते हैं या फिर उन्हें बंधुआ मजदूर बना लेते हैं या जितनी उनकी मजदूरी है उससे कम उनको पेमेंट दे देते हैं, तो इससे क्या हुआ कि मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 बना, फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फिर ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए, ये सब चीज़ें देखते हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया? आगे बताया गया है कि अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में ये जो उपबंध है इसका जो अपवाद है उसका भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। अब इसमें यह भी है कि राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्य, यदि कोई सार्वजनिक उद्देश्य है, कोई आपत्ति आ गई है या जो जनता के कोई उद्देश्य है, तो उसके लिए अनिवार्य सेवा क्या क्या है, जैसे कि सैन्य सेवा, यदि कहीं आक्रमण हो गया है, जरूरत पड़ेगी, तो भारत की जो जनता है उसको वहाँ जाके क्या करना पड़ेगा, हमारे देश की सेवा करनी पड़ेगी बिना किसी पेमेंट के, मतलब कि बिना किसी कोई वेतन मिले। फिर है सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, या फिर समाज से रिलेटेड कोई भी सेवा है उसको क्या कर सकता है, आरोपित करता है। तो ये इस आर्टिकल में क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। आगे क्या है? जिसके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में
लगने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। तो इसमें क्या है कि राज्य जो है वो बाधित नहीं है कि आपको क्या दे, धन दे, जो मैंने अभी बताया, जिस धन देने के लिए बाधित नहीं है या बाध्य नहीं है। लेकिन इसका तरह की इस तरह की सेवा में यदि कोई करता है, यदि कोई लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति मिल गई है या फिर वो भेदभाव की अनुमति करेगा राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ। इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा आज का जो हम पढ़ रहे थे शोषण के विरुद्ध अधिकार में, जो आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23 है, जो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध जो है वो हमने पढ़ लिया। तो आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आर्टिकल 24 जो है, जो कारखानों आदि में जो बालकों से जो काम करवाते हैं उसके नियोजन का जो अधिकार है, नियोजन का जो निषेध है, उस अधिकार के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं से नहीं समझ आई है, तो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। अग अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ जो क्लास है या ये जो चैनल है, इसको आप अपने जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ और बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनके फेसबुक, यूट्यूब, अपने जो भी आपका है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, सब पर प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।